जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग महक जी। जय हिंद। महक जी, मॉर्निंग में आप एक्टिव नहीं दिख रहे हो आजकल, क्या दिक्कत है मॉर्निंग वाली क्लास में? चलो गाइस, शुरू करते हैं एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स के लेक्चर को। 10 दिसंबर 2022 का ये लेक्चर है और ये अपनी एप्लीकेशन जो है इस पर ये लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव लेक्चर्स, राइट। So India to become the world global cloud computing data and center hub। तो पूरे दुनिया भर का ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर हब इंडिया बनने वाला है। तो डेटा सेंटर हब, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, चाइना को हम लोग, हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्रॉस कर जाएगी। और डेटा सेंटर्स अब हम लोग स्टैब्लिश जो है वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो हम यहीं पर ही रखें, राइट। तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने वाली है 200 बिलियन यूएस डॉलर, जो 2017 और 18 में थी, और 2025 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। इंडिया के अंदर 1 बिलियन मोबाइल फोन्स और 700 से भी ज्यादा मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया का उपयोग देखिए आप कितनी तेजी से बढ़ी गया है। क्लाउड सीन डेटा के अकॉर्डिंग 110 कंट्रीज का डेटा निकाला गया। तो वर्ल्ड के अंदर 8000 डेटा सेंटर्स 2021 में पाए गए। और डेटा सेंटर के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स, फिर यूके, फिर चाइना, कनाडा, नीदरलैंड टॉप कर रही है। 77% डेटा सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट की मेंबर कंट्रीज के पास है। फिर आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है और इंडिया को भी आवश्यकता है भारी मात्रा में डेटा सेंटर्स बनाने की, ऐसे सेंटर बनाने की जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकें। और बजट जो 2022 का था उसमें ऑलरेडी प्रपोजल रखा गया था कि हम डेटा सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, राइट। और एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर लगभग 499 मेगावाट की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है डेटा सेंटर्स के लिए। और एक्सपेक्टेड ये है कि 1007 मेगावाट की कैपेसिटी हम 2023 तक अचीव कर लेंगे। डिजिटल इकोनॉमी जो है वो कलेक्टिव टर्म है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इंटरनेट पर होती है उसको हम लोग डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं। सर कल बाहर गए थे तो लेट आए थे और फिर हाथ पैर सूज गए। अरे भैया, कान तो नहीं सूजे थे, दिमाग तो नहीं सूजा था। ईयरफोन लगा के काम करना है बॉस, कितनी भी तकलीफ हो इस एग्जामिनेशन को छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज होकर भी मेंस का एग्जाम लिखने गए थे। देयर आर मेनी पीपल। सैफीन आईपीएस, उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा। उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद उसने मेंस का एग्जाम जो है वो लिखा। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो छोटी मोटी चीजों पर बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जब तक कि हाथ उठने की स्थिति में ना हो, हालत ऐसी खराब हो जाए कि नहीं भाई अब दिमागी काम करना बंद करा, अपन को रेस्ट करना है, तभी जो है वो रेस्ट लीजिए, वरना रेस्ट लेना आप लोग के लिए है ही नहीं आपकी लाइफ में। रेस्ट वेस्ट, जब एसडीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो कोई रेस्ट नहीं है लाइफ में। अपने आप को इस तरीके से बना लो मजबूत और हेल्दी रखो अपने आप को, कि जिससे कि बीमार ना पड़ो। क्योंकि ये बीमार पड़ोगे ना तो वो आपका टाइम खराब करेगा, और टाइम खराब करेगा तो आपका
आपका गोल जो है वो आपसे दूर जाएगा। तो आपको उस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। बात समझ रहे हैं? सो बायोटेक्नोलॉजी और डिजीजेस की जो है वो बात करें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इन्होंने अप्रूव किया है पहला इंडिया में बनाया गया टीबी टेस्टिंग किट, ट्यूबरकुलोसिस का परीक्षण किट, टीबी को टेस्ट करने की किट जो है वो बनाई गई है। पुणे के अंदर माई लैब टेस्ट किट हम लोग को देखने को मिलती है, जिसने डिटेक्ट किया है ट्यूबरकुलोसिस को, कि पहली मेड इन इंडिया टेस्ट किट जो है वो ये बन रही है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस को अप्रूव कर रही है। मतलब टीबी किसको है किसको नहीं, ये टेस्ट किट के थ्रू पता लग जाएगा। ये इवन ड्रग रेजिस्टेंस भी जो है वो डिटेक्ट कर लेगी कि एक इंडिविजुअल की बॉडी में कोई ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, यानी कि हम कोई उसको दवा डालेंगे तो उसको असर नहीं करेगी क्या, तो उसको भी डिटेक्ट करेगी। राइट, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो टीबी के ट्रीटमेंट में हमें देखने को मिलता है वो है रीफेम्पिसिन, राइट, रीफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड। तो ये दो दवाइयों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। टीबी के ट्रीटमेंट के लिए ये दो दवाइयों को उपयोग किया जाता है। टेस्ट किट ना ही सिर्फ टीबी को डिटेक्ट करेगी बल्कि ये भी बताएगी कि इन पेशेंट में अगर ये दवाई डालेंगे तो उनको असर करेगी कि नहीं करेगी। बहुत बढ़िया। इंडिया करेंटली उपयोग करती है इंपोर्टेड टेस्ट किट का। अब हमारे पास खुद की हमारी टेस्ट किट आ गई है और ज्यादातर हम लोग यूरोप और यूनाइटेड स्टेट से इन टेस्ट किट का इंपोर्ट कराते हैं। इसके अलावा CDSCO के अलावा नेशनल टीबी एक्सपर्ट कमेटी और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है इस किट का। ये किट जो है वो ऑटोमेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है देन अदर इन द मार्केट, और इसको स्टोर किया जा सकता है इंडियन रूम टेम्परेचर में भी। और इसमें कोई भी हाई एक्सपर्टिज्म की आवश्यकता नहीं है इस टेस्ट को करने के लिए। कोई भी कॉमन मैन सिंपल रूल्स को फॉलो करके, गाइडलाइंस को फॉलो करके ये टेस्ट किट कर सकते हैं। किट्स डिजाइन की गई है कि आप जो है वो उसको एक हमारे इंडियन रूम टेम्परेचर में जो है वो ऑपरेट कर सकते हो, राइट। PCR ऑप्शन के साथ भी एक किट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें 2 से 8 डिग्री कोल्ड स्टोरेज वाली भी किट हम लोग को नजर आ रही है। माई लैब पैथो डिटेक्ट किट है ये। देखो TM यानी कि ट्रेडमार्क बन चुका है इसका, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये हेल्प करेगी पेशेंट को और सिंगल टेस्ट में ही पता लग जाएगा कि व्यक्ति के अंदर टीबी है कि नहीं है, और उस व्यक्ति के अंदर जो मैंने आपको बताया कि वो दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी। अभी तक इंडिया के अंदर 2 ऐसे टेस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और एक में जो है वो टीबी जो है वो डिटेक्ट किया गया है और सेकंड में जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस देखा गया है। तो 2 बार टेस्ट होंगे इसके। नेक्स्ट न्यूज गुजरात से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी जो है वो जीत गई है गुजरात के अंदर, जीतना ही था। बीजेपी को 52.5% वोट जो है वो मिले हैं। इसका वोट परसेंटेज जो है वो पिछली बार से 3% ज्यादा आया है। कांग्रेस पार्टी को 27.3% वोट मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट टाइम 41% था भैया कांग्रेस का वोट शेयर। आम आदमी पार्टी जो है इसको 12.9% वोट जो है वो मिले हैं। और बीजेपी जो है वो सरकार बना रही है गुजरात के अंदर 12 दिसंबर को, यानी कि आज के दिन बीजेपी सरकार बना लेगी गुजरात में। बीजेपी की ये 7वीं जीत हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर। 182 में से 156 सीटें जो है वो गुजरात में बीजेपी की हैं। हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने जीती है 40 सीटें, और लेजिस्लेटिव असेंबली 68 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 सीटें कांग्रेस की है, और उसका वोट शेयर इस बार 44% का रहा है। बीजेपी को मात्र 25 सीटें जो है वहां पर मिली हैं, जिनका वोट शेयर 43% का नजर आया। 3 निर्दलीय जो कैंडिडेट्स है उन्होंने भी जीता है सीट। फिर इसके अलावा कुछ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, मीटिंग समिट की बात करते हैं। तो 9वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन जो है वो हुआ है पनाजी गोवा के अंदर 8 दिसंबर 2022 को। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, तो नाम से समझ में आ रहा है, आयुर्वेद से रिलेटेड प्रमोशन किया जाएगा आयुर्वेद का। एम ऑब्जेक्टिव यही है कि आयुष सिस्टम, जो मेडिसिन की आयुष का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, और एस से क्या सिद्धा, और एच से होम्योपैथी। तो ग्लोबल लेवल पर इसको आयुष की सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है वो प्रमोट करना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड शिपिंग, पोर्ट एंड वाटरवेज, श्रीपद नायक, इन्होंने जो है वो मेंशन किया है कि ये सेटअप करेंगे एक सेपरेट मिनिस्ट्री आयुष की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। मतलब इन्होंने सेटअप करी थी, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि 2014 में हमारी एक नई मिनिस्ट्री आ गई थी, आयुष मिनिस्ट्री।
इन्होंने मेंशन किया कि 2015 में यूनाइटेड नेशन ने भी डिसाइड किया था कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, उनका कहना है ये है कि अपकमिंग सैटेलाइट सेंटर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की गोवा के अंदर, वो आयुर्वेद टूरिज्म को भी जो है वो बूस्ट करेगी। इस ओकेशन पर तीसरा एडिशन जो है वो आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज का भी जो है वो रिलीज किया गया। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और रोसेनबर्ग्स यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, जो कि जर्मनी में है, इन्होंने साइन किया है एक एमओयू, जिसके थ्रू ये एडवांस स्टडीज जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की उसको प्रमोट करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अटेंड किया है इस पर्टिकुलर फंक्शन को 11 दिसंबर 2022 को, यानी कि कल के दिन। नौवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा के अंदर 8 से 11 दिसंबर के बीच। 4500 से भी ज्यादा पेशेंट्स जो है वो पूरे दुनिया भर के, इंक्लूडिंग 400 फॉरेन डेलीगेट जो है वो 53 कंट्री के ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नौवे वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो के अंदर। मार्केट साइज जो आयुष सेक्टर का हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है वो $3 बिलियन था 2014 में, और अब ये $18 बिलियन हो गया है। 2014 से 2020 के पीरियड में आयुष इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर चुकी है 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा बात करें इसरो की, तो इसरो ने एमओयू जो है वो साइन किया है सोशल अल्फा के साथ, जिसके थ्रू ये स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। स्पिन जो है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, इसरो ने एमओयू साइन किया है सोशल अल्फा के साथ, और स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क यानी कि स्पिन को लॉन्च किया जा रहा है। स्पिन इंडिया की पहली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर ये डेवलप करेंगे, इनोवेशन करेंगे, राइट, और किस चीज का, एक प्रॉपर स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम डेवलप करेंगे कि नए नए स्टार्टअप्स आए स्पेस सेक्टर की फील्ड में। ये पार्टनरशिप जो है वो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कि स्पेस इंडस्ट्री में ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटी और मध्यम उद्यम और इसके अलावा स्टार्टअप जो है वो शामिल हो अंतरिक्ष उद्योग के अंदर, स्पेस इंडस्ट्री के अंदर। सोशल अल्फा जो है वो एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का देखने को मिलता है। सिंपल शब्दों में याद रखना, सोशल अल्फा एक बेसिकली कंपनी है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करती है, स्टार्टअप्स के लिए काम करती है। स्पिन फोकस करेगा मेनली स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, कि स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स जो है वो 3 अलग अलग इनोवेशन कैटेगरीज में काम करेंगे। ये मैं आपको कॉल बैक करूंगा थोड़ी देर में। और ये कैटेगरीज जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, ये कौन सी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज एंड डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, एरोस्पेस मटेरियल, सेंसर एंड एवियोनिक्स। तो देखो ये बताया जा रहा है कि स्पिन मुख्य रूप से 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों में अंतरिक्ष तकनीकी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब कि नए नए जो स्टार्टअप्स होंगे उनको ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराएगा? जैसे कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, भू स्थानिक प्रौद्योगिकियां अगर से रिलेटेड कोई स्टार्टअप काम कर रहा है या कोई एप्लीकेशन ऐसी तैयार कर रहा है जियो स्पेशियल फील्ड से रिलेटेड, तो उसको हेल्प करेगा। फिर अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाएगा, यानी कि इंडस्ट्रीज को बेटर बनाएगा या टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने का काम अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उनको हेल्प करेगा, राइट, स्पेस सेक्टर के लिए जो टेक्नोलॉजीज बना रहा है। फिर एरोस्पेस के लिए जो मटेरियल्स बनाते हैं, सेंसर बनाते हैं, राइट, एवियोनिक्स पर काम करते हैं कि जैसे जो रॉकेट सिस्टम है वो बूस्ट कर जाए, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो जो स्टार्टअप जो कंपनीज काम करेंगी तो उनको हेल्प करेगा। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनको जो है वो सुविधा प्रोवाइड कराएगा। स्पिन ने लॉन्च किया अपना पहला इनोवेशन चैलेंज और अर्ली स्टेज स्टार्टअप फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन इन द एरियाज ऑफ मैरीटाइम एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन, मैपिंग, सर्वेइंग और भी काफी सारी चीजों पर ये फोकस करता है। तो पहला इनोवेशन चैलेंज ये लेकर आया कि अर्ली जो नए नए स्टार्टअप्स जो होते हैं वो सोल्यूशंस निकालते हैं मैरीटाइम सेक्टर, समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड या जमीन पर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो होता है ना उससे रिलेटेड अगर कोई भी सोल्यूशन निकालता है कोई नया स्टार्टअप तो उसको सपोर्ट करता है। कोई स्टार्टअप अर्बनाइजेशन पर फोकस करता है यानी कि शहरीकरण पर, तो उसको फोकस करता है। मानचित्रण से रिलेटेड कोई स्टार्टअप है तो उस पर उसकी हेल्प करता है। तो ये सब चीजें, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएंगी 6 दिसंबर 2022 को ओपन हो चुकी है, 6 फरवरी 2023 तक चलेंगी। कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं नए नए जो इन फील्ड पर अपना नया इनोवेशन जो है वो लेकर आए हैं, उनके पास अगर कोई उसका प्रोटोटाइप है तो वो यहाँ पर सबमिट करें, बताएं। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज की जो है वो बात करते हैं।
अच्छा, आपका एक क्वेश्चन आया, डेटा सेंटर मतलब डेटा स्टोरिंग प्लेस। हाँ, डेटा सेंटर का मतलब जहां पर डेटा स्टोर रहता है, डेटा सेंटर मतलब जहां पर डेटा को मैनेज किया जाता है, डेटा सेंटर मतलब कि जहां पर हमारी जो अभी बिल जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, आपको पता होगा इसके बारे में कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। लोगों की प्रिवेसी को जो है वो ध्यान में रखते हुए ये बिल जो लाया जा रहा है, तो उसके प्रोविजंस यहाँ पर डेटा सेंटर में अप्लाई होंगे। और बाकी मैंने आपको मेन जो अपना करंट अफेयर्स होता है यूपीएससी लेवल का, तो उसमें डिटेल में एनालिसिस हमने कुछ दिनों पहले डेटा सेंटर की भी की थी, अगर आपको शायद याद आ रहा हो तो, है ना। चलिए, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आदित्य मित्तल जो है वो इंडिया 77 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आदित्य मित्तल, ध्यान में रखना, चेस से रिलेटेड है। 16 साल के मुंबई के प्लेयर, इन्होंने ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स, 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स जो है वो जीते हैं, और इन्होंने 2500 ईएलओ पॉइंट्स जो है वो ब्रेक किया है छठे राउंड में अपने, राइट। और एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट हुआ था स्पेन के अंदर, तो वहां पर, और इन्होंने जो है वो मैच जीता है स्पेन के नंबर 1 फ्रांसिस्को वेलिजो पॉन्स के अगेंस्ट, और ये जीता है इन्होंने। तो बस ये बस बेसिक सा फैक्ट बस ध्यान में रखो, इनका नाम मित्तल, आदित्य मित्तल, बस दैट्स इट। और ये जो है वो 5वें इंडियन बन गए हैं जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है 2022 में। इससे पहले टाइटल मिला था भरत सुब्रमण्यम को, राहुल श्रीवास्तव को, वी प्रणव वी को, और प्रणव आनंद को। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब डिफेंस रक्षा से रिलेटेड न्यूज आ रही है, तो इंडियन नेवी की शिप जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है IIFR 22 में, और कॉक्स बाजार बांग्लादेश में ये हम लोग को देखने को मिली थी इंडियन नेवी शिप। तो इंडियन नेवल शिप कोची कारावती और सुमेधा, तो इसने जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो किया है, राइट। और पहली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हमें देखने को मिली थी जिसको बांग्लादेश नेवी ने ऑर्गेनाइज किया। 6 से 9 दिसंबर 2022 तक ये चली थी। शिप्स ने पार्टिसिपेट करी अलग अलग एक्टिविटीज में, जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में, इवेंट में हमें देखने को मिली। और इस साल बांग्लादेश जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है ये IIFR 2022, और ये बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिली थी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन बाग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, तो इनका नाम याद रखिएगा। और गोल्डन जुबली भी जो है वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की हमें देखने को मिली थी, कि बांग्लादेश को जो है 1971 में बांग्लादेश जो है बनी थी एक नई कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान को हटाकर बांग्लादेश बनी थी ईस्ट पाकिस्तान की जगह पर। और अब उसको जो है वो लगभग हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 50 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए, गोल्डन जुबली है उसकी, तो इसलिए ये सेलिब्रेशन जो है वो किया गया है। चीफ गेस्ट जो है फ्लीट रिव्यू के, वो श्रीमती शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की हैं। इंडियन नेवल शिप कोची कारावती और सुमेधा, ये लेटेस्ट इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलप गाइडेड मिसाइल के साथ आती हैं, राइट। इसमें मिसाइल भी हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, एंटी सबमरीन, कॉवर्ट और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। INS कोची जो है ये वेस्टर्न फ्लीट जो है हमारी इंडियन नेवी की, उसका पार्ट है। INS कोची आपको मुंबई के नजदीक खड़ी हुई नजर आती है। फिर INS करावती और INS सुमेधा की बात करें तो करावती ईस्टर्न साइड पर नजर आती है, और INS सुमेधा विशाखापट्टनम के नजदीक आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तीनों की तीनों शिप्स जो हैं इनके अंदर बहुत बेहतरीन वेपन्स हैं, सेंसर्स हैं, राइट, ये चीजें हैं। बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है RBI के द्वारा, और RBI ने मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को साइन किया। क्या होता है ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? कि देखिए, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं वो जनरली डॉलर्स में होते हैं, राइट। तो आपको पता है कि जो भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हम व्यापार करते हैं डॉलर में करते हैं, बट अगर हम किसी कंट्री के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के साथ हम लोकल करेंसी में जो है वो डील करेंगे। किसमें डील करेंगे? लोकल करेंसी में, जैसे कि इंडिया अपने रुपये में डील करेगा। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ। ये एग्रीमेंट अलाउ करेगा मालदीवियन मॉनेटरी अथॉरिटी को कि वो विड्रॉ करें अपने इंस्टॉलमेंट अप टू मैक्सिमम 200 मिलियन US डॉलर RBI से, यानी कि 200 मिलियन US डॉलर तक हम जो है वो लोकल करेंसी में RBI मालदीव्स के साथ ट्रेड करेंगे। स्वैप सपोर्ट का मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म की फंडिंग जो है वो उनको प्रोवाइड कराना, और RBI ने साइन किया है एक सिमिलर एग्रीमेंट जिसके थ्रू ये 400 मिलियन US डॉलर की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ करेगी। 2020 में ये चीज हुई थी, तो इस टॉपिक को भी हम लोग पहले करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 15 नवंबर 2012 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है वो लागू हुआ था।
अब इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रही है, तो राज्यसभा ने क्लियर कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो है वो पास किया गया है राज्यसभा के द्वारा वॉइस वोट के थ्रू, और ये स्ट्रेंथन मजबूत बना रहा है प्रोटेक्शन, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, लुप्त प्राय प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए। और जैसे कि जो भी लोग इलीगल तरीके से वाइल्ड लाइफ ट्रेड करते हैं, यानी कि पशु जो होते हैं, जंगली पशु वगैरह, उनका ट्रेड किया जाता है, जैसे कि उनकी स्किन के लिए, उनके दांतों के लिए, इन सब चीजों के लिए, उनको खाने के लिए उनका जो ट्रेड होता है, तो जो भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसको सख्त पनिश किया जाएगा, सख्त दंड मिलेगा। बिल के अंदर प्रोविजन यही है कि बेटर तरीके से मैनेज करना है प्रोटेक्टेड एरियाज को, राइट। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो शेड्यूल्स आते हैं, अपने शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 सुना होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, तो उसको और भी बेहतर बनाना है। बिल का ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो हमारे इंडिया की नहीं, हमारी देश की नहीं है, नेटिव नहीं है, जो बाहर से आती हैं और हमारी देश की प्रजातियों को समाप्त कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, तो उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड भी इन्होंने एक नया चैप्टर लाने की जो है वो बात करी है, राइट। और वाइल्ड फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मतलब कि फूल की प्रजातियां या प्लांट की प्रजातियां, और फौना मतलब कि एनिमल की प्रजातियां, तो उनको जो है वो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए भी प्रोविजंस है। जैसे कि CITES जो होता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, CITES के बारे में आपने सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये बॉडी है CITES। तो इस बॉडी के थ्रू इंटरनेशनल जितने भी एंडेंजर्ड वाइल्ड जो स्पीसीज होते हैं फ्लोरा और फौना की, तो उन पर ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। तो उसी तरीके का कुछ प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके 2022 में जो है वो लाया जा रहा है, राइट। बिल जो है वो ऑलरेडी पास कर दिया गया था लोकसभा के अंदर 2 अगस्त को, और इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा के अंदर। ये बिल जो है वो अमेंड करेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, जो कि प्रोटेक्ट करता है जंगली जानवरों को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। सिडनी मैकलॉफ्लिन, तो इस तरीके का नाम है, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। सिडनी मैकलॉफ्लिन और आर्मंड डुप्लेंटिस, तो ये वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 के तौर पर ये 2 बने हैं। सिडनी के मैकलॉफ्लिन, जो अमेरिका, मैकलॉफ्लिन, अच्छा सिडनी मैकलॉफ्लिन तो सिडनी के नहीं है, वो सिडनी उनका नाम है, सॉरी, सिडनी मैकलॉफ्लिन अमेरिका के, और स्वीडन के आर्मंड डुप्लेंटिस, तो इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है 2022 के लिए। पहली बात करें सिडनी की, तो इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो जीता था, और इन्होंने हेल्प करी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो गोल्ड मेडल जो है वो जीत सके 4x400 मीटर की रिले रेस में। और डुप्लेंटिस जो है वो पहले पोल वॉल्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक्स में, वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था 6.21 मीटर्स का, राइट। और गोल्ड जो है वो यूजिन के अंदर जो है वो कलेक्ट किया। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया जाता है उन एथलीट्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, जिसको वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराती है। और पहला एडिशन ये अवार्ड का दिया गया था 1997 में। क्या बोल रहे हो आप कि इतने टिपिकल नेम याद रखने हैं? सर हाँ बिल्कुल महक जी, याद रखने हैं, क्योंकि ये स्टेट पीएससी, और स्टेट पीएससी इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी कंसेप्चुअल होती है, स्टेट पीएससी थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने साइन किया है एमओयू वॉलमार्ट के साथ। 6 दिसंबर को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ। श्री गौरंग दीक्षित जो सीएमडी एनएसआईसी के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और मिस परमीला मल्लाइया, तो ये डायरेक्टर और हब हेड हम लोग को वॉलमार्ट की देखने को मिल रही है, जिन्होंने मिलकर साइन किया है ये एग्रीमेंट। और एनएसआईसी जो है वो एक्सटेंड करेगी बेनिफिट अपनी वेरियस स्कीम्स की और सर्विसेज जो है वो एमएसएमई को प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि एमएसएमई जो है वो वेरियस वृद्धि प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा एमएसएमई जो है उनको चांस है वो मिलेगा कि वो वेरियस बेनिफिट जो है वो उठा सकेंगे, वर्किंग कैपिटल का, बल्क परचेज असिस्टेंस का। और एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिसके थ्रू एमएसएमई जो है वो अपने
एक्सपोर्ट टारगेट जो कि है 2030 तक एमएसएमई की तरफ से $2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करना है, तो ये टारगेट याद रखना, तो ये टारगेट अचीव किया जा सकेगा। तो बस ये छोटा सा टॉपिक है, दो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब देखिए, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। तो हर साल 9 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसकी थीम थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2022 की UNCAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर जो है वो अडॉप्ट किया कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा और करप्शन से रिलेटेड अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाएगी। 2003 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को, और ये कन्वेंशन 2005 में लागू हुआ था। तो देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है ये एट 20, और 2005 में ये मनाया जा रहा है, 2005 से हर साल। इंडिया की रैंक जो है वो 85th आई है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 180 कंट्रीज में से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है एक प्लान, ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो नई दिल्ली के अंदर ये लेकर आए हैं, न्यू दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि ये यूनियन मिनिस्टर आर.के. सिंह ने लॉन्च किया एक प्लान। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का ये प्लान है कि 500, आपको पता होगा कि हमारा 2030 तक हमें 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट करनी है। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुई थी इजिप्ट के अंदर, तो उसमें हमने ये प्लान जो है वो अपना रखा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसके हेड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी फॉर प्लानिंग एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के चेयरमैन। और इनको कहा गया है कि भाई आप एक प्लान जो है वो तैयार करो, जिससे कि हम 2030 तक कैसे 500 गीगावाट की एनर्जी डेवलप करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, तो उस पर आप बताएं। तो कमेटी ने प्रिपेयर किया है एक डिटेल प्लान, जिसके अकॉर्डिंग 8120 सर्किट किलोमीटर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन कॉरिडोर का और 25,960 सर्किट किलोमीटर 765 किलोवोल्ट का हम लोग को जो देखने को मिल रहा है ट्रांसमिशन एसी लाइंस, राइट। और फिर 15,000, तो ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत थी। तो इन्होंने बोला कि इतनी लाइन हमें, मतलब ट्रांसमिशन लाइन हमें जो है वो तैयार करनी होगी, और जिसका लगभग खर्चा आएगा 2.44 लाख करोड़, राइट, अगर हमें टारगेट को अचीव करें। तो उन्होंने बता दिया कि आपको कितना पैसा जो है वो लगाना है, किन किन जगह पर, किन किन क्षेत्रों पर आपको लगाना है, जिससे कि आप जो है वो ये टारगेट को अचीव कर सकते हो। प्लान के अंदर ये भी कहा गया कि हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी 51.5 गीगावाट की, राइट, जिससे कि हम 24/7 पावर सप्लाई जो है वो एंड कंज्यूमर तक प्रोवाइड कराएं। क्योंकि देखो, हमेशा सोलर एनर्जी तो मिलेगी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी की भी एक लिमिटेशन होती है। तो जितनी एक्सेस में होती जा रही है उसको बैटरी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा इतने गीगावाट का, 51.5 गीगावाट का। और मेजर नॉन फॉसिल फ्यूल जो है बेस्ड जनरेशन सेंटर, इसको भी जो है वो कहा गया कि हम बनाएंगे इन सेंटर को फतेहगढ़, भडला, बीकानेर जो राजस्थान के अंदर है, फिर गुजरात में बनाएंगे, राइट, फिर आंध्र प्रदेश में हम लोग बनाएंगे कुरनूल रिन्यूएबल एनर्जी जोन के अंदर अनंतपुर में, फिर इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, गुजरात में भी है, राइट, तो वहां पर भी, इवन लद्दाख के अंदर भी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो बोल रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र पर ऐसे सेंटर्स जो है वो तैयार किए जाएंगे और बेटर बनाए, मतलब ऑलरेडी हैं सेंटर्स, उनको और बेटर बनाया जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी चीज। और आज की डेट में इंडिया जो है वो तीसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी की पूरे दुनिया भर में। इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की जो है वो 409 गीगावाट है, जिनमें से 173 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू जो है वो आती है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करें तो नेट जीरो एमिशन हमें 2070 तक अचीव करना है। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी हमें 2030 तक लेकर आनी है। टोटल एमिशन हम लोग को 1 बिलियन से जो है वो रिड्यूस करना है 2030 तक। एमिशन इंटेंसिटी जो है वो इंडिया के जीडीपी की जो है वो 2030 तक 45% से जो है वो हम लोग को रिड्यूस करनी है, राइट, यानी कि 45% इंडिया की जीडीपी से 45%, 45% एमिशन, मतलब या इसको उल्टा देखो तो 45% हमारी जीडीपी में जो भी चीज कंट्रीब्यूट होनी चाहिए वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। अब अवार्ड की बात करें तो 3 लोगों को जो है वो मिला है हम्पी कन्नड़ यूनिवर्सिटी
नदोजा अवार्ड। तो डायरेक्टर जो है श्री जयादेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड रिसर्च बेंगलुरु के डॉक्टर सी मंजूनाथ और 2 राइटर्स कृष्णप्पा जी और एस सदा शरी, इन्होंने जो है वो मतलब इनको जो है वो अवार्ड जो है वो मिला है। डॉक्टर मंजूनाथ जो है इनको अवार्ड दिया गया है कि ये मेडिकल फील्ड में और सोशल सर्विस में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। कृष्णप्पा को अवार्ड जो है वो मिला है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में, और सदा शरी को अवार्ड जो है वो मिला है इनके कंट्रीब्यूशन लिटरेचर और सोशल सर्विस की फील्ड में। कर्नाटक के गवर्नर टी.सी. गहलोत, तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है। और नदोजा अवार्ड की बात करें तो ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, हर साल दिया जाता है कन्नड़ यूनिवर्सिटी हम्पी के द्वारा, और ये पहली बार 1995 में जो है वो दिया गया था, राइट। कुवेम्पू को लिटरेचर की फील्ड में, एस निजलिंगप्पा को पॉलिटिक्स की फील्ड में, और गंगूबाई हंगल को हिंदुस्तानी म्यूजिक की फील्ड में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, न्यूज हैं जिनको हमने डिटेल में जो है वो कवर किया। 10 दिसंबर की न्यूज है, राइट, ये पूरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे शाम में आपका जो है वो एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा, MCQ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको जो न्यूज वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी रिकॉर्डेड फाइल जो है वो यूट्यूब पर भी जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। लाइव तो आपको यहाँ पर मिलेगी और PDF आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर करंट अफेयर्स की, और ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स, हम MPPSC के बैच में पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स MPPSC की तैयारी करवाते हैं, तो वो आपको मिलेगी। जीएस तो यहीं पे चलेगा आपका। जनरल स्टडीज की आपकी क्लास जो होगी, अभी देखो अभी कितना 11:30 हो रहा है, 12 बजे आपकी जीएस की क्लास जो है वो अपन शुरू करते हैं। आज आपकी जीएस की क्लास में आपको वो करना है ना, क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब मैं उम्मीद करता हूँ मैंने लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने याद कर लिया होगा, तो आज एक बार पूरा उसका एक आपका रिवीजन होगा थियोरेटिकल फॉर्म में। तो जिन भी स्टूडेंट्स को MPPSC की प्रॉपर क्लासेस जो है वो ज्वाइन करनी है, लाइव क्लासेस प्लस उसकी PDF भी आपको मिलती है, तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर पूरी PDFs भी हम जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। चलो, जय हिंद गाइस।